अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। ये टॉपिक तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं इस टॉपिक में से और उनको सॉल्व करने के क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो स्टूडेंट, यहाँ आप अपनी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सप्लाइड टू ऑल बॉडी फ्रॉम। ओके स्टूडेंट, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो ह्यूमन हार्ट होता है वो क्या होता है, वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 4 इसके चैम्बर होते हैं और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, इस तरह राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है। हमारे पास जो राइट साइड होती है ये किससे डील करती है, ये हमारे पास लेके जाती है और लेके आती है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन क्या होता है, कम होता है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है। जबकि हमारे पास जो लेफ्ट साइड है ये डील करती है, ये लेके आती है और लेके जाती है किसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, जिसके अंदर ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा है, O2 की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो क्वेश्चन क्या है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सप्लाइड टू ऑल बॉडी फ्रॉम। हमारे पास होता ये है कि राइट एट्रियम से हमारे पास ब्लड आता है जिसके अंदर ऑक्सीजन क्या है, कम है, ऑक्सीजन कम होती है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और राइट वेंट्रिकल में आता है और यहाँ से हमारे पास कहाँ जाता है, रिपल्मनरी वेन के अंदर जाता है और हमारे पास यहाँ से लंग्स में जाता है और लंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजनेशन करते हैं। हमारे पास लंग्स क्या करते हैं, इसकी ऑक्सीजनेशन करते हैं, उसमें O2 ऐड करते हैं और वहां से लंग्स से रिटर्न होके ब्लड कहाँ पे आता है, लेफ्ट एट्रियम में, और इस तरह लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सप्लाइड टू ऑल बॉडी फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है डेल्टा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि माइट्रल वॉल्व प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम। तो स्टूडेंट, हमें माइट्रल वॉल्व देखने के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा हार्ट का। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आप हार्ट का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। हमारे पास 4 चैम्बर हैं, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में भी आप वॉल्व देख सकते हैं, हमारे पास ये वॉल्व्स हैं। इसी तरह राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में भी हमारे पास क्या पड़े हैं, वॉल्व पड़े हैं। अब इनके डिफरेंट नाम हैं। हमारे पास लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वॉल्व है इसको हम बोलते हैं बायकस्पिड वॉल्व, बायकस्पिड वॉल्व। इसी तरह हमारे पास जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वॉल्व है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो राइट साइड पे हमारे पास जो होंगे वो ट्राइकस्पिड और लेफ्ट साइड पे हमारे पास एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में जो होंगे वो क्या होंगे, बायकस्पिड वॉल्व। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऊपर जो जा रहे हैं ये सेमी ल्यूनर वॉल्व जो है वो कहलाते हैं। इसी तरह राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। स्टूडेंट, जो बायकस्पिड वॉल्व है यानी कि जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में वॉल्व है, इसका ही दूसरा नाम हमारे पास क्या है, इसका दूसरा नाम है माइट्रल वॉल्व, माइट्रल वॉल्व। तो माइट्रल वॉल्व किसे बोलेंगे, बायकस्पिड वॉल्व को, जो कि इसके दरमियान में है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, माइट्रल वॉल्व प्रिवेंट करता है फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम, कि यहाँ पे हमारे पास जो ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर उसको लेफ्ट एट्रियम के अंदर नहीं जाने देगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है डेल्टा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं कि फर्स्ट आर्टरी दैट अराइजेस फ्रॉम द आयोटा इज। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा निकलता है और वो हमारे पास पूरी बॉडी को जो है ब्लड सप्लाई करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहली आर्टरी जो आयोटा से निकल रही है, असेंडिंग आयोटा, ये हमारे पास है और बाद में क्या हो जाता है, डिसेंड हो जाता है। पहली आर्टरी हमारे पास जो आयोटा से निकल रही है वो क्या है, लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरीज। और ये हमारे पास जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं ये किसको सप्लाई करते हैं, ये हमारे पास वो आर्टरीज हैं जो कि सप्लाई करेंगी हार्ट को। तो इसका मतलब ये है कि हार्ट ने पूरी बॉडी को सप्लाई करना है ब्लड, लेकिन हार्ट को खुद वर्किंग के लिए भी तो ब्लड चाहिए। उसके लिए हमारे पास सबसे पहले क्या करता है हार्ट, इस लिहाज से क्या है, इस लिहाज से वो सेल्फिश है कि सबसे पहले अपने आप को जो है ब्लड देता है, क्योंकि उसने पहले खुद जिंदा रहना है कि अगर हार्ट ही नहीं होगा तो पूरी बॉडी को ब्लड कैसे देगा। इस वजह से सबसे पहले वो क्या करता है, अपने आप को ब्लड देता है। तो सबसे पहले हमारे पास राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी हार्ट की वर्किंग के लिए जो है वो जरूरी है, पहले उसको मिलती हैं। उसके बाद हमारे पास ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी निकलेगी जो कि राइट सबक्लेवियन, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और फिर हमारे पास आर्च ऑफ एओर्टा और डिसेंडिंग एओर्टा, और फिर पूरी बॉडी को जो है वो तकसीम किया जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी आर्टरीज निकलती हैं, कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज आर दोज आर्टरीज दैट सप्लाई द ब्लड टू हार्ट। तो हार्ट को जिंदा रहने के लिए खुद भी ब्लड की जरूरत होती है, इस वजह से सबसे पहले कोरोनरी आर्टरीज जो है वो आइज होती है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द आर्टीरियल पाथ इन ह्यूमन इज। टर्मिनल ब्रांचेस वो होती हैं जो हमारे पास सबसे एंड पे मौजूद होती हैं। तो हमारे पास एओर्टा सबसे एंड पे कौन सी आर्टरीज देता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है एब्डोमिनल एओर्टा है, यहाँ से हमारे पास एओर्टिक आर्च और इसने कुछ ब्रांचेस दी। यहाँ पे हमारे पास सबक्लेवियन, थोरेसिक और इसी तरह रीनल आर्टरीज, रेडियल आर्टरी, एनल आर्टरीज, ये हमारे पास
हैंड्स में अपर लिम्ब पे गई, और नीचे हमारे पास उसने कौन सी आर्टरी दी है, कॉमन इलियक आर्टरी और इसी तरह इंटरनल इलियक आर्टरी। और ये जो कॉमन इलियक है या इंटरनल इलियक है ये हमारे पास फिर लोअर लिम्ब के अंदर जाती है, जो टांगों के अंदर, लेग्स के अंदर हमारे पास जो आर्टरीज सप्लाई कर रही हैं वो इसी कॉमन इलियक आर्टरी से यानी इलियक आर्टरी से डिराइव होती हैं। तो टर्मिनल ब्रांचेज हमारे पास कौन सी होंगी ह्यूमन के अंदर, आर्टीरियल पाथवे की टर्मिनल ब्रांचेस कौन सी होंगी, वो हमारे पास होंगी इलियक आर्टरीज। और यहाँ से हमारे पास जो आर्टरीज निकलती हैं ये हमारे पास लेग को या लोअर लिम्ब को सप्लाई करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है, डेल्टा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं कि वेंटिकुलर डीपोलराइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो स्टूडेंट इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि किस फेज के अंदर हमारे पास कौन सी वेव जो है वो बन रही है। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि पी वेव को, तो पी वेव हमारे पास कब बनती है, जब एट्रियल डीपोलराइजेशन हो रही होती है। तो पी वेव का अगर पूछते हैं तो हमारे पास पी वेव कब बनेगी, जब एट्रियल डीपोलराइजेशन हो गई होगी। इसी तरह हमारे पास जो QRS कॉम्प्लेक्स आपको नजर आ रहा है, दिस वन, ये सबसे जो बड़ी वेव आपको नजर आ रही है, ये कब बनती है, जब हमारे पास क्या हो रही हो, वेंटिकुलर डीपोलराइजेशन हो रही हो। तो ये हमारे पास सवाल था कि वेंटिकुलर डीपोलराइजेशन कब होती है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, QRS कॉम्प्लेक्स से रिप्रेजेंट होती है। और इसी तरह अगर वेंटिकुलर रीपोलराइजेशन का पूछते हैं तो उस वक्त हमारे पास क्या होगा, उस टाइम हमारे पास टी वेव बनेगी। तो वेंटिकुलर रीपोलराइजेशन के अंदर टी वेव बनती है। तो स्टूडेंट आपको अलग-अलग पता होना चाहिए हमारे पास पी वेव कब बनेगी, इसी तरह QRS कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, और इसी तरह हमारे पास टी वेव जो है वो कब बनेगी। पी वेव की अगर बात करते हैं ये हमारे पास बनती है एट्रियल डीपोलराइजेशन के दौरान, एट्रियल डीपोलराइजेशन के दौरान। इसी तरह QRS कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो ये हमारे पास बनती है वेंटिकुलर डीपोलराइजेशन के दौरान। और इसी तरह अगर टी वेव की बात करते हैं तो ये कब बनेगी, वेंटिकुलर रीपोलराइजेशन के दौरान बनेगी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास थी ECG की वेव्स, और हमने देखा कि कौन सा इवेंट जो है वो कब हो रहा होता है, कौन सी वेव कब बन रही होती है। तो स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि वेंटिकुलर डीपोलराइजेशन ही पूछें, ECG में से एक लाजमी क्वेश्चन जो है तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं कि देयर इज अ डिले ऑफ डैश बिटवीन एट्रियल सिस्टली एंड वेंटिकुलर सिस्टली। यानी कि हमारे पास सवाल क्या है कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन और वेंटिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के दरमियान में कितने टाइम का गैप आता है। तो स्टूडेंट ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ये डायग्राम कार्डिक साइकिल की मुकम्मल टाइम डिवीजन है। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एट्रियल सिस्टली होती है, यानी हमारे पास एट्रिया क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है फॉर 0.1 सेकंड के लिए एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन होती है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन के बाद वेंटिकुलर सिस्टली होती है, यानी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है फॉर 0.3 सेकंड के लिए। हमारे पास वेंटिकुलर की कॉन्ट्रैक्शन होगी, वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन होगी, ये हमारे पास 0.3 सेकंड के लिए। अब एट्रिया और वेंटिकुलर की जो टोटल कॉन्ट्रैक्शन होती है 0.1 और 0.3 इनको ऐड करेंगे तो 0.4 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन होती है। और हमारे पास 0.4 सेकंड के लिए ही क्या होती है, रिलैक्सेशन होती है। तो जितना टाइम कॉन्ट्रैक्शन में मिलता है उतना ही रिलैक्सेशन के अंदर मिलता है। लेकिन स्टूडेंट हमारे पास सवाल ये है कि एट्रिया और वेंटिकुलर की कॉन्ट्रैक्शन के दरमियान में हमारे पास कितने टाइम का गैप आता है। यानी कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारे पास थी एट्रियल सिस्टली यहाँ पे हमारे पास, और ये नीचे हमारे पास थी वेंटिकुलर सिस्टली। इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे हमारे पास कितने टाइम का गैप आता है। तो स्टूडेंट अगर हम देखते हैं एक बेसिक सी डायग्राम, ये हमारे पास एक बेसिक सी डायग्राम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सपोज करते हैं ये लेफ्ट एट्रियम है और जहाँ हमारे पास क्या है, लेफ्ट वेंटिकल है, और ये दरमियान में हमारे पास वॉल्व है। तो स्टूडेंट होता ही है, सबसे पहले इस लेफ्ट एट्रियम की क्या होती है, फिलिंग होती है। जब ये लेफ्ट एट्रिया फिल होता है उसके बाद हमारे पास जो है वो लेफ्ट वेंटिकल की तरफ ब्लड भेज दिया जाता है, और फिर जैसे ही लेफ्ट वेंटिकल फिल होगा फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को आगे भेज दिया जाता है एओर्टा के जरिए से पूरी बॉडी के अंदर। अब एट्रिया तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ 0.1 सेकंड के लिए, फौरन ही लेफ्ट वेंटिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, बल्कि हमारे पास यहाँ पे कितना टाइम का गैप आता है, 0.15 सेकंड का गैप आता है। ये किस लिए होता है, ये इसलिए होता है ताकि वेंटिकल जो है इसकी एडिक्वेट फिलिंग हो सके। यानी कि इस तरह तो नहीं हो सकता ना कि जैसे ही लेफ्ट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया अभी तमाम का तमाम ब्लड वेंटिकल के अंदर गया ही नहीं था कि वेंटिकल ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। ये इसलिए होता है ताकि हमारे पास एडिक्वेट फिलिंग ऑफ द वेंटिकल जो है वो पॉसिबल हो सके, यानी कि हमारे पास इतना ब्लड आ जाए वेंटिकल के अंदर कि फिर वेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट हो तो वो ब्लड जो है वो आगे पूरी बॉडी को सप्लाई कर दिया जाए। तो 0.15 का जो सेकंड है ये किसके लिए होता है, ताकि फिलिंग ऑफ वेंटिकल जो है वो मुकम्मल हो सके। तो ये हमारे पास याद रखना है कितने टाइम का गैप जो है वो लाजमी आता है। तो वो कितने टाइम का गैप है, 0.15 का। बाकी आपको पूरी कार्डिक साइकिल का टाइम इंटरवल पता होना चाहिए। एट्रियल सिस्टली 0.1 सेकंड, वेंटिकुलर सिस्टली 0.3 सेकंड, और जो रिलैक्सेशन है वो भी 0.4 सेकंड की है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं कि मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर एट्रियल सिस्टली इज, कि जब एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है उस टाइम पे हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं सबसे पहले कि जब एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन होती है, एट्रिया के अंदर ब्लड आता है,
तो सबसे पहले हमारे पास कौन से वॉल्व ओपन हुए हैं, बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व जो हैं वो ओपन हुए हैं। इन वॉल्व को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एवी वॉल्व, यानी जो एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान के अंदर वॉल्व हैं ये क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, ताकि वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जा सके। और जैसे ये ओपन होते हैं उसी टाइम पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसको मैं ब्लैक कलर के अंदर हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हमारे पास कौन से वॉल्व हैं, दीज आर द सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। सेमी ल्यूनर वॉल्व ये किस किस के दरमियान में है, ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल और लंग्स के दरमियान में, पल्मोनरी ट्रंक के दरमियान में, इसी तरह हमारे पास एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में। सेमी ल्यूनर वॉल्व्स जो होंगे ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये क्लोज हो जाएंगे ताकि ब्लड उधर ना जाए, एओर्टा में और पल्मोनरी ट्रंक में ना जाए। तो स्टूडेंट हमारे पास एट्रियल सिस्टली में हमने देखा कि सबसे पहले हमारे पास क्या हुए हैं, जो एवी वॉल्व हैं ये ओपन हुए हैं, एवी वॉल्व ओपन हुए हैं, और दूसरे नंबर पे हमारे पास सेमी ल्यूनर वॉल्व क्या हो गए, क्लोज। तो इस लिहाज से हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चार्ली, एवी वॉल्व ओपन एंड सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं कि एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, हमारे पास वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जब हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है, उसके बाद क्या होता है। तो स्टूडेंट इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास कौन से वॉल्व हैं, दीज आर द एवी वॉल्व्स, यानी एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में जो वॉल्व्स हैं ये हमारे पास वॉल्व हैं। और वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन जैसी हुई है, इसका मतलब क्या है कि ब्लड हमारे पास एओर्टा के अंदर और पल्मोनरी ट्रंक के अंदर पहुंच गया है, तो एवी वॉल्व क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास बैकवर्ड प्रेशर आएगा, लेकिन ये हमारे पास क्लोज हो जाते हैं ताकि दोबारा ब्लड जो है वो एट्रिया के अंदर ना जा सके। यहाँ पे आप इमेज के अंदर देख सकते हैं एवी वॉल्व क्लोज। उसी टाइम पे हमारे पास क्या होता है, एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, अब वेंट्रिकुलर की कॉन्ट्रैक्शन मुकम्मल हो चुकी है, यानी ब्लड पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा के अंदर जा चुका है। उसके बाद में हमारे पास ये जो सेमी ल्यूनर वॉल्व्स हैं, यहाँ पे हमारे पास जो वॉल्व्स हैं दीज आर द सेमी ल्यूनर वॉल्व्स, ये भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये क्लोज हो जाएंगे। क्योंकि इसके बाद हमारे पास कौन सा फेज आना है, इसके बाद हमारे पास आनी है डायस्टली आनी है। डायस्टली के अंदर हमारे पास क्या होता है, रिलैक्सेशन, और रिलैक्सेशन के अंदर कोई भी वॉल्व ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बोथ एवी एंड सेमी ल्यूनर वॉल्व्स आर क्लोज्ड, एवी वॉल्व भी क्लोज हो जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास जब कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगी तो सेमी ल्यूनर वॉल्व भी क्या हो जाएंगे, दे वुड बी क्लोज्ड, तो सेमी ल्यूनर वॉल्व भी क्लोज हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है डेल्टा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 है कि लब साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन। तो स्टूडेंट आपको पता है कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन जब होती है तो उसमें वॉल्व क्या होते हैं, क्लोज और ओपन होते हैं, और वॉल्व के क्लोज होने की वजह से हमारे पास क्या होते हैं, साउंड प्रोड्यूस होते हैं। दो तरह के साउंड हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, एक हमारे पास लब साउंड और दूसरा हमारे पास डब साउंड। S1 और S2 के नाम से हम इन्हें जानते हैं। S1 साउंड पहला फर्स्ट हार्ट साउंड, और सेकेंड हार्ट साउंड को हम S2 के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट एक चीज आपने याद करनी है कि जब भी वॉल्व क्लोज होंगे उस वक्त हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होने हैं, वॉल्व के ओपन होने से साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। फर्स्ट हार्ट साउंड अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि ट्राइकस्पिड एंड माइट्रल वॉल्व के क्लोजर की वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और वो साउंड क्या है, वो है लब। तो इसका मतलब ये है कि सवाल था लब साउंड कब प्रोड्यूस होगी, जब हमारे पास ट्राइकस्पिड एंड माइट्रल वॉल्व क्लोज होंगे। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, 9th का बीटा। अगर वो हमसे पूछते कि डब साउंड कब प्रोड्यूस होती है, तो वो जब एओर्टिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व जो हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। तो क्लोजर की वजह से हमारे पास दो साउंड प्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहले अगर ट्राइकस्पिड और माइट्रल वॉल्व क्लोज होंगे तो लब साउंड प्रोड्यूस होगी, और हमारे पास अगर एओर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल्व क्लोज होंगे तो हमारे पास क्या होगी, डब साउंड प्रोड्यूस होगी। तो दीज आर द फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड्स रिस्पेक्टिवली। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 है कि हार्ट साइकिल इज नेचुरली इनिशिएटेड बाय। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं कि जो एसए नोड है, जो कि कहाँ पे पड़ा हुआ है, राइट एट्रियम के अंदर पड़ा हुआ है, ये आप येलो कलर के अंदर देख सकते हैं, जिसको हमने हाईलाइट किया है ब्लू कलर से। ये हमारे पास क्या करता है, इनिशिएट करता है हार्ट साइकिल को, और उसके बाद यहाँ से सिग्नल जाता है एवी नोड की तरफ, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड की तरफ, और जो कि सिग्नल भेजेगा थ्रू हिस बंडल, लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच। और यहाँ पे आपको परकंजी फाइबर नजर आ रहे हैं जो कि हमारे पास वेंट्रिकल के अंदर जो है वो मैसेज को पहुंचाते हैं, और इस तरह वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो हार्ट साइकिल को इनिशिएट करने वाला हमारे पास कौन है, वो है एसए नोड। और एसए नोड हमारे पास कहाँ पड़ा होता है, एसए नोड के बारे में क्या चीज़ मशहूर है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नेचुरल पेस मेकर। नेचुरल पेस मेकर कि हमारे पास कुदरती तौर के ऊपर इसके अंदर क्या होता है कि सोडियम आयन और इस तरह कैल्शियम आयन्स होते हैं, और ये क्लस्टर ऑफ सेल के ऊपर मुश्तमिल होता है, जो कि अपर पार्ट ऑफ द वॉल ऑफ राइट एट्रियम के अंदर मौजूद होते हैं। ये आप देख सकते हैं अपर पार्ट ऑफ द वॉल ऑफ द राइट एट्रियम, और ये हार्ट साइकिल को इनिशिएट कराता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है, अल्फा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 है कि ऑल आर प्लाज्मा प्रोटीन्स एक्सेप्ट, कि इनमें से कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। तो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा हमारे पास जो प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन पाई जाती है वो कौन सी है, वो एल्ब्यूमिन है, जिसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है। इस तरह हमारे पास फाइब्रिनोजन है, जिसका काम हमारे पास मेन क्या है, क्लॉटिंग के अंदर है, ये भी हमारे पास प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। इस तरह ग्लोबुलिन भी हमारे पास प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन। जबकि जो मायोग्लोबुलिन है ये हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है, ये प्लाज्मा के अंदर नहीं पाई जाती, बल्कि कहाँ पाई जाती है, इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन विच इज़ प्रेजेंट इन द मसल। तो ये हमारे पास मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है विच इज़ प्रेजेंट इन साइड द मसल।
मसल के अंदर जो ऑक्सीजन स्टोर करती है ये हमारे पास कौन सी होती है, मायोग्लोबुलिन होती है। बाकी सारी प्लाज्मा के अंदर मौजूद होती हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं कि ऑल आर इन्वॉल्व इन प्रमोटिंग ब्लड क्लॉटिंग एक्सेप्ट। दोबारा हमारे पास सवाल इस तरह का ही आ गया कि कौन सा इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि ब्लड क्लॉटिंग को प्रमोट नहीं करती। तो स्टूडेंट, थ्रोम्बिन हमारे पास जो है वो थ्रोम्बस बनाता है, क्लॉट बनाता है। प्लेटलेट का भी मेन काम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग करना। इस तरह फाइब्रिन हमारे पास क्या करती है, एक मैश वर्क जो है वो क्रिएट करती है, नेटवर्क, एक जाल बनाती है जिसके ऊपर हमारे पास क्या आके प्लेटलेट जो है वो आके जुड़ते हैं और खून जो है वो उसकी अगर खून बह रहा होता है तो उसको रोक देते हैं। ये हमारे पास एक जाल सा बिछा देते हैं, फाइब्रिन का नेटवर्क बन जाता है और इस फाइब्रिन के नेटवर्क के ऊपर हमारे पास क्या होते हैं, प्लेटलेट आके इकट्ठे हो जाते हैं जो कि क्लॉट बना देते हैं। तो फाइब्रिन भी हमारे पास जो है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर जो है वो अहम किरदार अदा करता है। लेकिन सवाल क्या था कि कौन सा इनमें से ब्लड क्लॉटिंग नहीं करवाता। तो स्टूडेंट, जो हेपरिन है वो खून को पतला करता है, क्लॉट को क्या करता है, रिमूव करता है। तो हेपरिन इज अ एंटीकोआगुलेंट। एंटीकोआगुलेंट क्या होता है, जो क्लॉट के अगेंस्ट जो है वो काम करता है। और एंटीकोआगुलेंट ये प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, ये हमारे पास प्रोड्यूस होती है नेचुरली ईओसिनोफिल। ईओसिनोफिल्स जो हैं वो रिलीज करते हैं। तो हेपरिन हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे ऐसे जो एमसीक्यू आते हैं उसमें आपने ध्यान देना होता है एक्सेप्ट के ऊपर, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं करवाती। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ऑल आर फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम एक्सेप्ट, कि इनमें से कौन सा काम है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम नहीं कराता। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट, ये हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम का काम है। लैक्टियल सिस्टम के जरिए से फैट की जो एब्जॉर्प्शन है वो हमारे पास जो है, या फैट की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो करवाता है। ब्लड फिल्ट्रेशन, हमारे पास जो स्प्लीन है वो हमारे पास मेन ऑर्गन है, सबसे बड़ा ऑर्गन है लिम्फेटिक सिस्टम का, जिसका काम हमारे पास क्या है, ब्लड को फिल्टर करना। जो आरबीसीज जो है वो बूढ़े हो जाते हैं, जिनकी उम्र 120 दिन से ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पे जाके क्या हो जाते हैं, दे आर डिस्ट्रॉयड, वहाँ पे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इसी तरह हमारे पास जो है इम्यूनिटी के अंदर जो है वो इसका मेन काम है। थाइमस के अंदर जो है आमतौर पे हमारे पास टी सेल्स जो है वो मेच्योर हो रहे होते हैं। तो ये 3 काम तो लिम्फेटिक सिस्टम कर रहा है। फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिया, ये हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम का काम नहीं है, क्योंकि फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिया ये मेन फंक्शन है किसका, ये हमारे पास मेन फंक्शन है किडनी का। तो हमारे किडनी जो होते हैं वो फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिया के अंदर अहम किरदार अदा करते हैं। बाकी 3 फंक्शन लिम्फेटिक सिस्टम के हैं, जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट है, ब्लड फिल्ट्रेशन है और इम्यूनिटी है। तो इसका आंसर क्या होगा, डेल्टा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं कि लिम्फ इज नॉट प्रेजेंट इन। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो लैक्टियल सिस्टम है ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। लेफ्ट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट ये भी लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। लिम्फेटिक डक्ट भी लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। इनमें से हमारे पास जो लेफ्ट सबक्लेवियन वेन है, तो ये वेन बता रही है ये हमारे पास किसका पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमारे पास जो है वो लिम्फ मौजूद नहीं होगा। लिम्फ हमारे पास कौन सा फ्लूइड होता है, जो कि हमारे पास ये अगर सेल पड़े हुए हैं, सेल के अंदर हमारे पास कौन सा फ्लूइड होता है, सेल के अंदर फ्लूइड होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है। इस तरह जो सेल से हमारे पास फिल्ट्रेशन के दौरान यहाँ पे फ्लूइड इनके दरमियान में इकट्ठा हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ये भेजा जाता है दोबारा किसके अंदर, ये दोबारा भेजा जाता है इनटू द ब्लड। तो ये दोबारा हमारे पास ब्लड के अंदर जो है वो भेजा जाता है थ्रू व्हाट, लिम्फेटिक सिस्टम। तो जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये हमारे पास क्या करता है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड को दोबारा रिटर्न करता है ब्लड के अंदर। तो इस लिहाज से क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा, डेल्टा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 है कि विच वन इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू लिम्फ, कि इनमें से कौन सा मिलता जुलता है लिम्फ से। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिम्फ हमारे पास क्या होता है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड सेल के अंदर से निकलता है और सेल के दरमियान में रह जाता है, उसको दोबारा रिटर्न किया जाता है थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये सबसे ज़्यादा किससे मिलता जुलता है, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड से मिलता जुलता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारे पास क्या है, चार्ली, विच इज known as interstitial fluid. ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 है कि lymph nodes are drained by, यानी lymph node से जो फ्लूइड निकलता है वो किसके जरिए से जाता है बाहर। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो lymph node के अंदर फ्लूइड आ रहा है वो थ्रू एफेरेंट लिम्फेटिक वेसल्स है। एफेरेंट का मतलब हमारे पास जो लेके आने वाले हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, एफेरेंट मल्टीपल होते हैं। यहाँ पे आप इनकी तादाद देख सकते हैं कि एफेरेंट जो ब्लड वेसल्स हैं, एफेरेंट लिम्फेटिक वेसल्स हैं, इनकी तादाद क्या है, ज़्यादा है। अब इनके दरमियान में हमारे पास क्या है, वॉल्व्स लगे हुए हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो को, ताकि पीछे हमारे पास फ्लूइड ना निकल जाए। और ये कैप्सूल है, साइनसेस हैं, और जो बाहर लेके ड्रेन कर रहा है ये हमारे पास एक ही लिम्फेटिक वेसल है जिसका नाम क्या है, ईफेरेंट। तो हमारे पास ई से क्या बनता है, एग्जिट। तो हमारे पास एक ही चैनल होगा, एग्जिट चैनल होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, ईफेरेंट
लिम्फेटिक वेसल। तो हमारे पास सिंगल इफेरेंट वेसल होगी जो क्या करेगी, ड्रेन करेगी, जबकि हमारे पास जो लेके आने वाले हैं वो मल्टीपल एफेरेंट लिम्फेटिक वेसल्स हैं। तो आपने स्टूडेंट ये देखना है कि उसने ड्रेन पूछा हुआ है या एंट्री पूछी हुई है। अगर एंट्री पूछेगा तो इसका आंसर क्या होगा, एफेरेंट लिम्फेटिक वेसल्स, जो कि मल्टीपल होंगे, ज़्यादा तादाद में होंगे। अगर हम एग्जिट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ही इफेरेंट लिम्फेटिक वेसल है जो इसको क्या कर रही है, ड्रेन कर रही है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं कि लार्जेस्ट लिम्फॉइड मैस इज, सबसे बड़ा लिम्फॉइड मैस हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर कौन सा है, वो है स्प्लीन। तो बाकी थाइमस, एडिनॉइड और टॉन्सिल्स भी हमारे पास लिम्फॉइड मैस हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा क्या है, स्प्लीन है। और स्प्लीन का मेन काम क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक छाननी है, चौकी लगी हुई है, जिस तरह पुलिस की चौकी होती है जिससे पकड़ना होता है चोरों और डाकुओं को। हमारे पास इस तरह स्प्लीन क्या करती है कि जो ओल्ड आरबीसीज होते हैं, ओल्ड आरबीसीज जो होते हैं उनको पकड़ती है, जिनकी उम्र 120 दिन से ज़्यादा हो चुकी होती है, उनको वो क्या कर देती है, तबाह कर देती है। और इस तरह हमारे पास लार्जेस्ट लिम्फॉइड स्ट्रक्चर हमारी पूरी बॉडी के अंदर कौन सा है, ह्यूमन स्प्लीन है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 है कि ओनली वेन दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग इन नेचर। तो स्टूडेंट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिंग से क्या मुराद है, डिस्ट्रीब्यूटिंग से मुराद हमारे पास ये है कि जो हमारे पास जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स हैं उनको दोबारा से हमारी बॉडी के अंदर वापस भेजती है। तो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स जो हैं उसको दोबारा से हमारे जो खून के अंदर शामिल करती है वो कौन सी वेन है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्टमक है, स्टमक से खाना जो हम खाते हैं और इस तरह इंटेस्टाइन से जो एब्जॉर्ब होता है वो हमारे पास किसके अंदर जाता है, सबसे पहले हेपेटिक पोर्टल वेन के अंदर। वो हेपेटिक पोर्टल वेन क्या करती है, लीवर के अंदर उसको लेके जाती है, वहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है और वहाँ से हेपेटिक पोर्टल वेन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है पूरा का पूरा जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसके अंदर ग्लूकोज है, लिपिड्स हैं और इसी तरह प्रोटीन्स हैं। तो हेपेटिक पोर्टल वेन हमारे पास कौन सी वेन है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिंग इन नेचर है, कि जो हम खाना खाते हैं वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हैं दोबारा से जो एब्जॉर्ब हमारी पूरी बॉडी के अंदर होते हैं वो इसके जरिए से होते हैं। हेपेटिक पोर्टल वेन लीवर के अंदर लेके जाएगी, लीवर से हमारे पास आगे हेपेटिक वेन के अंदर जाएंगे, हेपेटिक पोर्टल वेन जो है वो हमारे पास लीवर के अंदर लेके जाएगी, लीवर से आगे हेपेटिक वेन के अंदर जाएगा, हेपेटिक वेन आगे इंफीरियर वेना केवा के अंदर और फिर वो हार्ट के अंदर चला जाएगा और इस तरह हमारे खून का हिस्सा बन जाता है। तो हमारे पास जो हेपेटिक पोर्टल वेन है ये कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिंग इन नेचर है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या है, डेल्टा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं कि आर्टीरियल डीपोलराइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईसीजी के अंदर हमारे पास जो वेव्स बन रही हैं वो किस तरह फेजेस के साथ साथ जो है वो सिंक्रोनाइज कर रही हैं। पी वेव कब बनती है, जब एट्रियल डीपोलराइजेशन होती है। इसी तरह हमारे पास जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कब बनता है, जब वेंटिकुलर डीपोलराइजेशन होती है। और इस तरह वेंटिकुलर डीपोलराइजेशन कब होगी, जब हमारे पास टी वेव बनेगी। तो सवाल हमारे पास क्या है, सवाल है कि एट्रियल डीपोलराइजेशन कब होती है। स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास पी वेव होती है उस वक्त हमारे पास क्या होती है, एट्रियल डीपोलराइजेशन। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, अल्फा। तो इसमें से ईसीजी के अंदर जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इसमें से कम एक एमसीक्यू जो है वो जरूर पूछते हैं, एट्रियल डीपोलराइजेशन, वेंटिकुलर डीपोलराइजेशन जो कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के दौरान बनती है और इसी तरह वेंटिकुलर डीपोलराइजेशन जो कि हमारे पास टी वेव बनाती है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 20 है कि ऑल द इवेंट्स ऑफ हार्ट साइकिल आर कंप्लीटेड इन। तो स्टूडेंट जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो एक हार्ट साइकिल है इसको हम लोगों ने तकसीम किया था 3 हिस्सों के अंदर। सबसे पहले हमारे पास क्या था, एट्रियल सिस्टली थी। यहाँ पे हमने क्या बात की, एट्रियल सिस्टली यानी कि एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन। और एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन कितने टाइम के अंदर होती है, 0.1 सेकंड के लिए होती है। फिर उसके बाद हमने बात की थी वेंटिकुलर सिस्टली की। यहाँ पे हमारे पास क्या है, वेंटिकुलर सिस्टली, वेंटिकल की कॉन्ट्रैक्शन होती है और वो कितने टाइम तक होती है, 0.3 सेकंड तक वेंटिकल की कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो कॉन्ट्रैक्शन का टाइम अगर हम मिलाते हैं 0.1 और 0.3 तो ये हमारे पास हाफ सर्कल बनता है, यानी कि 0.4 सेकंड के लिए क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी। और इसी तरह हमारे पास जो बाकी डायस्टली है ये हमारे पास 0.4 सेकंड के लिए होती है, 0.4 सेकंड के लिए। तो ये हिस्सा हमारे पास 0.4 सेकंड है, इसी तरह हमारे पास ये हिस्सा भी 0.4 सेकंड है। तो 0.4 सेकंड और 0.4 सेकंड मिलाएंगे तो क्या बनेगा, 0.8 सेकंड। तो तमाम के तमाम इवेंट्स जो हार्ट साइकिल के अंदर होते हैं वो कंप्लीट होते हैं 0.8 सेकंड के लिए। और इस तरह हमारे पास जो 1 मिनट के अंदर हार्ट बीट बनती है वो हमारे पास कितनी बनती है, तकरीबन 75 बीट्स पर मिनट। तो ये हमारे पास 1 मिनट के अंदर 75 दफ़ा कम से कम हमारा हार्ट धड़कता है। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किए हैं ट्रांसपोर्टेशन के हाई यील्डिंग एमसीक्यू जो कि तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जो है वो ज़रूर पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको तमाम के तमाम एमसीक्यू की मुकम्मल तौर पे समझ आ गई होगी। अगर आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको बर वक्त पहुँचती रहें। मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।